हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली हमें देखना है कि रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन में हमें ये देखना है कि हमारे पास 100% लैंड में से कुछ परसेंट एरिया ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से कवर होती है वो चीज़ें। तो फर्स्टली हम देखना है यहाँ पे कि फॉरेस्ट आधे से ज़्यादा लैंड को कवर कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस पे गवर्नमेंट भी ध्यान देती है कि इनको रिजर्व किया जाए, बचाया जाए, इनको ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन में ना कट किया जाए। नेक्स्ट आ जाएगा एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में यही होता है जिस एरिया पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसे हम एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस का मतलब होता है एक ऐसी लैंड जहाँ पे हम उसे एग्रीकल्चर के लिए तो यूज नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर यूजेस, सो वी आर यूजिंग एट बिल्डिंग्स टू मेकिंग रोड्स, मेकिंग मेट्रोज एंड रेलवेज। सो ये सारी जो यूजेस हैं इनको इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस लैंड का उपयोग हम इन सारी चीज़ों में करते हैं क्योंकि वो एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए तो यूज़फुल नहीं है, तो हम उस एरिया को छोड़ तो नहीं सकते, तो हम यहाँ पे उसको इन सब कामों के लिए यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कल्चरेबल लैंड। कल्चरेबल लैंड का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी लैंड है वो एटलीस्ट 5 साल से वहाँ पे कृषि नहीं की गई है, तो इस लैंड को ऐसा मान लिया जाता है कि दिस लैंड इज़ नॉट फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। बट यहाँ पे कुछ चांसेस ज़रूर होते हैं कि हम इनको फर्टाइल बना के थोड़ा इन केस ऑफ थोड़ा हम केमिकल्स यूजेस करके या ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम इसको फर्टाइल बना सकते हैं। लेकिन आपको ईयर याद रखना है, कल्चरेबल वेस्टलैंड में यहाँ पे 5 साल से कृषि नहीं हुई होती है। नेक्स्ट आ जाएगा करेंट फैलो लैंड, जिसमें 1 से लेके 5 साल तक के बीच का टाइम पीरियड होता है, जो ज़्यादातर 1 साल या 2 साल उस एरिया में कृषि नहीं हुई है, तो उस एरिया को हम करेंट फैलो लैंड में बोला जाएगा। नेक्स्ट आएगा नेट सोन एरिया। बहुत सारे लैंड ऐसा होता है जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पूरा एरिया है, ठीक है, 1 हेक्टेयर तक का एरिया है, लेकिन मैं पूरे एरिया को यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसमें से आधे एरिया पे मैंने घर बना लिया है, ठीक है, और आधे एरिया पे मैं एग्रीकल्चर कर रही हूँ। लेकिन जब सर्वे होगा, जब वो सर्वे करने के लिए आएँगे तो वो बस आधे एरिया को काउंट करेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले एरिया को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ किया जाएगा। वहाँ पे सिर्फ वो उसी का डाटा लिखेंगे कि एटलीस्ट कितने एरिया पे लैंड पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो इसे बोला जाता है टोटल क्रॉप एरिया। तो इसे ही नेट ज़ोन एरिया में हम इसको बताते हैं कि जितने एरिया पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसे ही नेट ज़ोन एरिया कंसीडर किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग का यही मतलब होता है कि कल को हम एग्ज़ाम देने के लिए भी जाते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं कि पहले हमें ये पढ़ना है, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ऐसे ही कंट्री में भी जो भी लोग हैं जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, वो भी पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में वो क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड वन इज़ सर्वे करेंगे, थर्ड वन इज़ मैपिंग, एंड उसके बाद वो टेक्नोलॉजी वगैरह, बजट वगैरह को थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि सारी चीज़ें हमारे पास सुटेबल हैं या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं उस रिसोर्सेज़ को यूज़ कर पाऊँ, आई एम नॉट कैपेबल टू यूज़ इट। तो उस केस में मैं उस रिसोर्सेज़ को उस टाइम पे पॉज़ कर दूँगी और इन फ्यूचर यूज़ करूँगी। तो रिसोर्सेज़ प्लानिंग का यही मतलब होता है कि हम एक अच्छी तरीके से प्लानिंग करके हम रिसोर्सेज़ को यूज़ करें, ताकि उसमें ना ही कोई गलती हो, ना ही कल को कोई प्रॉब्लम हो, और इसमें मेनली क्वालिटी चेक किया जाता है और क्वांटिटी चेक किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसे ही रिसोर्सेज प्लानिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है इससे ज़्यादातर कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो इसका आंसर यही होता है कि इट विल इंक्रीज आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी आर मूविंग दैट लैंड डिग्रेडेशन टॉपिक। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जिसमें हमारी फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो इट विल कन्वर्ट इनटू लैंड डिग्रेडेशन। वो लैंड डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है जिसकी बहुत सारे कॉजेस भी होते हैं और जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी देखे जाते हैं। कॉजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी, सॉइल के लिए भी। वो सॉइल को फर्टिलिटी प्रदान करते हैं। सॉइल की फर्टी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आएगा ओवर इरिगेशन। ज़्यादा
सिंचाई कर देना, ज़्यादा पानी डाल देना खेतों में, वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वो क्रॉप्स जल्दी से ग्रो नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आएगा ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का यही मतलब होता है इसमें कि जो हम जानवरों को चराते हैं, उनकी वजह से भी थोड़ा-सा वो जब ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में खा लेते हैं, ये जो घास वगैरह होती है, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी जो है थोड़ी-सी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आएगा यूजेस ऑफ केमिकल। यू नो दैट कि बहुत सारी आजकल केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, एचवाईवी सीड्स का यूज़ हो रहा है। तो ये बातें आपको बतानी है कि हाई यील्ड वैरायटी जो है ये सब एक केमिकल है। ये ऐसा केमिकल है जो कल को लैंड को कहीं न कहीं डिग्रेड कहीं न कहीं कर देगा। नेक्स्ट आएगा माइनिंग, जो भी एक कॉजेज़ के रूप में आता है जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा सॉइल में देखने को मिलता है। इसके ऑटोमेटिकली इसके सॉल्यूशन भी उल्टा हम यही कर सकते हैं कि आपको डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है उसके बदले। नेक्स्ट आ जाएगा आपको केमिकल के बदले आपको ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आएगा ओवर इरिगेशन के बदले आप न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्प्रिंकल मेथड एंड ड्रिप मेथड व्हिच इज़ वेरी बेस्ट मेथड फॉर द इरिगेशन। ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं लैंड इरोजन। लैंड इरोजन का ये मतलब होता है कि जब हमारी सॉइल की शीट का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, तो उसे लैंड इरोजन बोला जाएगा। शीट जब धीरे-धीरे ख़त्म मतलब एक तरीके से शीट जो है उसका लॉस देखने को मिलता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लैंड इरोजन होता है। ये कब होगा? ज़्यादातर कॉज़ेज़ यही है कि हैवी रेनफॉल की वजह से आपने कीचड़ की फॉर्म में देखा होगा कि एक लैंड इस साइड की लैंड उधर शिफ्ट हो जाती है, तो इसी को हम लैंड इरोजन बोलते हैं। इट इज़ नॉट लैंड डिग्रेडेशन, इट इज़ अ लैंड इरोजन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। इसमें आएगा हैवी रेनफॉल, नेक्स्ट आएगा माइनिंग, थर्ड वन इज़ ओवर ग्रेज़िंग एंड ये सारी जो रीज़न है इसके, यही सारे इसके जो लैंड इरोज़न है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लैंड हमारी अच्छी नहीं रहती है और उसका शीट काफ़ी ज़्यादा लॉस होता चला जाता है। इसके सॉल्यूशन यही होंगे कि आपको कॉन्टोर प्लगिंग करनी चाहिए, टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, जो आपने सीढ़ी-नुमा खेती समथिंग देखी होगी आसाम साइड में या साउथ वाले एरिया में काफ़ी फेमस है ये कृषि और की भी जाती है और काफ़ी अच्छा भी रहता है। इससे लैंड इरोजन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट आएगा स्ट्रिप फार्मिंग और आपको इरिगेशन के भी न्यू मेथड्स को अपनाना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट आ जाएगा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एलुवियल सॉइल जो है काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये नियर बाय रिवर्स की कहीं ना कहीं पाई जाएगी, जैसे गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, इंडस रिवर है। तो इन सब के एरिया के आसपास जो एरिया पाया जाता है वो एलुवियल सॉइल में कहीं ना कहीं आता है। ये राइस के लिए, वीट के लिए, पल्सेस के लिए, शुगर केन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उगाने के लिए। ठीक है? इसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे पोटाश, लाइम एंड फॉस्फोरस। तो इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल जो कहीं न कहीं एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट आएगा, इसी के अंदर एक भांगर होता है और एक खादर होता है। भांगर व्हिच इज़ ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खादर इट इज़ न्यू एलुवियल सॉइल। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। कुछ स्टेट्स के नाम भी आप डाल सकते हैं इसमें, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, दीज़ स्टेट्स आर अंडर इन द एलुवियल सॉइल। So next one is black soil. Black soil it is also known as रेगूर soil एंड कॉटन soil. यहाँ पे सबसे बढ़िया जो खेती होती है वो कॉटन की ही होती है। नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें फोस्फोरस काफ़ी पुअर पाया जाता है। फोस्फोरस पुअर पाया जाता है, लेकिन दूसरे मिनरल्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी पाई जाती हैं, तो आपको ये एमसीक्यू में मदद करेगा। नेक्स्ट आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये एरिया ऐसे हैं जो मतलब वेस्टर्न घाट समथिंग आप थोड़ा-सा साउथ वाले एरिया में देखेंगे, तो ब्लैक सॉइल वहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट लैटेराइट सॉइल है, ये लेटर वर्ड से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। ठीक है? ये ऐसी कहीं न कहीं सॉइल है जिससे ज़्यादातर ब्रिक्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसके भी कुछ ईस्टर्न घाट वाले एरिया हैं, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेनली मतलब ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ सकते हैं। सम पार्ट ऑफ अदर एरियाज़ में भी ये पाया जाएगा।
नेक्स्ट आएगा एरिड सॉइल। एरिड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम आना चाहिए, राजस्थान। राजस्थान में ही ये सॉइल पाई जाती है विच इज़ नॉट दैट मच फर्टाइल, इतनी अच्छी फर्टिलिटी उसकी नहीं है, और ये ब्राउन इन कलर होती है, सैंडी सॉइल होती है, और इसके अंदर सैलिनिटी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। टेम्परेचर एज़ यू नो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है, और रेनफॉल जो है यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। फर्टिलिटी इसकी थोड़ी-सी कम है। राजस्थान, गुजरात, एमपी वाला एरिया देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा रेड एंड येलो सॉइल। रेड मतलब ये हो गया इसका, जैसे जो आयरन है, आयरन इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपको पता हो कि आयरन जो है उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर स्टेट है इसका, तो उसी एरिया में ये सब ज़्यादा रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती हैं। कलर आयरन की वजह से रेड है, और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है, जब इसके अंदर पानी मिल जाता है या रेनफॉल के टाइम पे, इसका कलर येलो हो जाता है। क्या हो जाएगा? येलो। तो आपको रेड एंड येलो सॉइल इस वजह से याद रखनी है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा तो येलो होगा, और ईस्टर्न एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जैसे ये वाला जो एरिया है इंडिया का, इस साइड वाला जो एरिया है वो रेड एंड येलो सॉइल में कंसिडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल इसके नाम में ही दिखाया हुआ है, जैसे कि ये फॉरेस्ट वाले एरिया में पाया जाएगा, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न साइड हो गया, और सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट वाले साइड हो गया। तो ये सारे फॉरेस्ट वाले एरिया होता है। इसमें कुछ एरिया ऐसा भी है जो इम्पोर्टेंट होगा भी फर्टिलिटी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन कुछ एरिया ऐसा हो सकता है दिस इज़ नॉट फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।